हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसमें अध्याय 3 हमारा है स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा, यानी स्वतंत्र देश के बाद शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की थी उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं शिक्षा आयोग, इसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये 1964 से 1966 इसका समय है। ये डीएस कोठारी, उनके नाम से ही कोठारी आयोग बना था। आज की हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की 8वीं क्लास होगी, तो हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा। सन 1947 के बाद भारत में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा तक, शिक्षा के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिनसे शिक्षक का क्षेत्र व्यापक होने के साथ साथ बहुआयामी भी हो गया है। स्वतंत्रता के पश्चात राधाकृष्णन आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका समय 1948-49। माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं, 1953। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी ग्रांट कमीशन, 1953। कोठारी आयोग, 1964। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 एवं नवीन शिक्षा नीति, 1986 आदि के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय समय पर सही दिशा देने का प्रयास किया गया। यानी स्वतंत्रता के पश्चात हमने देखा जो आयोग बने, जिन्होंने शिक्षा को उत्तरोत्तर विकसित करने का प्रयास किया। राधाकृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके बाद और भी आयोग बने हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो हम आगे देखते हैं शिक्षा आयोग, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, 1964-66 इसका समय है। स्वतंत्रता के उपरांत देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया गया है। शिक्षा के द्वारा ही लोकतंत्री समाज का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता को संभव बनाती है, राष्ट्रीय एकता को संभव बना सकती है। इस युग में भारत के कई लक्ष्य, कौन कौन से लक्ष्य थे? निर्धनता उन्मूलन, कृषि का आधुनिकीकरण, उद्योगों का विकास, व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर का उन्नयन, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग और परंपरागत मूल्यों से उनका समन्वय, समाजवादी ढंग, समाज की स्थापना, धन का समान वितरण और 14 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आदि आवश्यक हैं। शिक्षा के विभिन्न अंगों एवं स्तरों की अलग अलग जांच न करके शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए। कोठारी आयोग, इसका लक्ष्य था क्या कि शिक्षा के विभिन्न अंगों और स्तरों की अलग अलग जांच ना करके शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए, कहाँ कहाँ पर क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर किया जाए। किस प्रकार दूर किया जाए उसकी सिफारिशें भी उसमें बताई गई हैं। अब हम आगे देख रहे हैं। इसी में भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 के प्रस्ताव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डीएस कोठारी, ये यूजीसी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष थे। कौन? प्रोफेसर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। प्रोफेसर कोठारी के नाम से ही इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। आयोग में कुल 17 सदस्य थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जिसमें 6 अन्य देश के शिक्षा विशेषज्ञ थे। इसमें 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ भी थे।
राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस आयोग ने शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए, विकसित रूप दिखाने के लिए या विकसित रूप तैयार करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अब हम उन सुझावों को देखते हैं। या शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य, शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य क्या थे? पहला बिंदु, शिक्षा आयोग ने कहा कि कृषि एवं उत्पादन की वृद्धि हेतु विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन कार्यों से जोड़ दिया जाए। कृषि और उत्पादन कार्यों से जोड़ दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए तथा उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। तो क्या क्या बताया गया है कि कृषि एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन कार्यों से जोड़ दिया जाए और माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक कैसा बनाया जाए? व्यावसायिक, ताकि लोग जीविकोपार्जन कर सकें, अपना जीवन उस शिक्षा को पा करके विकसित कर सकें। अब हम अगला बिंदु देखते हैं। आयोग ने कहा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए शिक्षा के सब स्तरों कौन कौन से सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन अनिवार्य बना देना चाहिए। यानी जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी स्तर हैं उन सब के लिए क्या बताया है? सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा अध्ययन अनिवार्य कर देना चाहिए। अगला बिंदु, प्रजातंत्र की सुदृढ़ता के लिए 14 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भी दी जानी चाहिए। जो हमारा प्रजातंत्र तभी सुदृढ़ होगा जब सभी शिक्षित होंगे। जब शिक्षित होंगे तभी वो एक मजबूत प्रजातंत्र की स्थापना कर सकेंगे। आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी आवश्यक है। हम देखते हैं शिक्षा की संरचना व स्तर। अगली संस्तुति, आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढांचे में परिवर्तन करने का सुझाव दिया। आयोग ने 1 से 3 वर्ष की पूर्व माध्यमिक यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए द्विवर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया। क्या क्या आयोग ने दिया कि 1 से 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए द्विवर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया। ये क्या था? शिक्षा की संरचना व स्तर। अगला सुझाव, अध्यापकों की स्थिति। आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। इसके लिए अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने, वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराने, योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने, अध्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ करने, शिक्षकों के अध्यापक कार्य के घंटों को निश्चित करने के सिद्धांत को अपनाने के सुझाव दिए। यानी अध्यापक कल्याण की बात उन्होंने की कि उनके वेतन जो भी संगतियां हैं उनको दूर किया जाए, है ना। प्रत्येक 5 वर्ष में वेतन क्रम दोहराने का कार्य किया जाए और योग्यता के आधार पर उनको प्रमोट भी किया जाए, यानी उनकी पदोन्नति की जाए। अध्यापक के कार्यों के घंटों को निश्चित करने के सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया है कि निर्धारित किया जाए कि इतने घंटे शिक्षक एक दिन में पढ़ाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापकों को विशेष मत देने, शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता देने तथा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने के संबंध में परामर्श दिए। और क्या क्या किया उन्होंने कि जो आदिवासी क्षेत्रों में अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनको कुछ और अधिकार क्षेत्र दिए गए, जैसे राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने के संबंध में परामर्श दिया कि जो आदिवासी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको राष्ट्रीय पुरस्कार की भी व्यवस्था की जाए। अब हम आगे देखते हैं अध्यापक प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग।
विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाए। जो भी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम है उसमें शिक्षक प्रशिक्षण की भी बात की गई। राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री व शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया जाए। जो हमारे राष्ट्रीय आवश्यकता है उसके अनुसार या उसके अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किन विधियों से हो, ऐसी विधियां निर्मित की जाएं। शिक्षा सामग्री व शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया जाए। यदि जो पाठ्यक्रम निर्धारित था उस समय वो अगर हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, हमारे विकास में परिवर्तन नहीं ला रहा है, तो उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए या बदलाव किया जाए। अगला बिंदु देखते हैं इसी में, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो स्नातक हैं प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। जो अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में स्नातक हैं उनको 2 वर्ष का प्रशिक्षण देकर के उनको प्रशिक्षित अध्यापक बनाया जाए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के अध्यापकों के पास में या तो शिक्षा में एमए की उपाधि होनी चाहिए या बीएड की उपाधि के साथ साथ कोई स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। यानी जो शिक्षक ट्रेनिंग देगा, शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा, उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? शिक्षा से एमए यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए या बीएड। उसके साथ कोई स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, यानी एमए किसी और सब्जेक्ट से भी होना चाहिए। बीएड है तो बीएड के साथ में एक उसके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता। कोठारी आयोग में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए क्या कहा गया है? न्याय, समानता व स्वतंत्रता प्रजातंत्र के मूलभूत आधार हैं। कौन कौन से? न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये सब प्रजातंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, ये मूल आधार होते हैं। अतः भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र में सभी नागरिकों को अपनी योग्यता का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होगा कि वह शिक्षा प्राप्त करे। भारत के इस दायित्व को देखते हुए आयोग ने कहा कि जाति धर्म के भेदभाव को समाप्त किया जाए। जाति और धर्म के भेदभाव को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। पुस्तक बैंक की व्यवस्था की जाए। छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए। विकलांगों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए। प्रादेशिक स्तर पर असंतुलन दूर करके राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की योजना बनाई जाए। उन्होंने क्या क्या बताया कि सभी को समान अवसर शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया जाए। छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए। पुस्तक बैंक की स्थापना की जाए। विकलांगों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए। यानी अगर विकलांग बालक हैं, मूक बधिर हैं या ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके लिए विशिष्ट शिक्षक की भी व्यवस्था की जाए, तभी वो क्या कर पाएंगे? शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। और प्रादेशिक स्तर पर जो असंतुलन फैला हुआ है उसको दूर कर राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की योजना बनाई जाए। अब हम आगे देखते हैं, विद्यालय शिक्षा विस्तार। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिए कि लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल किसी भी बालक के घर से क्रमशः 1 और 3 मील से अधिक दूर न हो। यानी जो प्राथमिक विद्यालय हों, प्री प्राइमरी और जूनियर स्कूल, इनकी दूरी बालक के घर से क्रमशः, यानी लोअर जो प्राइमरी हो 1 किलोमीटर और जो अपर प्राइमरी वो 3 किलोमीटर दूरी से, यानी 3 मील की दूरी से अधिक न हो। जो बालक निम्न शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे अध्ययन करना चाहता हो उसके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये भी व्यवस्था की गई कि जो बालक निम्न शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे अध्ययन करना चाहता है उसके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब हम देखते हैं अगली सिफारिश, पाठ्यक्रम सुधार। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आयोग ने कहा कि कक्षा 10 तक का पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए समान होना चाहिए। कक्षा 10 तक का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो सभी बालकों के लिए समान होना चाहिए। स्कूलों को अपनी आवश्यकता अनुसार पाठ्य वस्तु
बनाने तक की छूट होनी चाहिए और जहाँ जिस पाठ्यक्रम की आवश्यकता हो वहाँ क्या हो, उसकी व्यवस्था उचित होनी। आगे देख रहे हैं हम, अपनी आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम बनाने की छूट होनी चाहिए। कक्षा 1 से 4 तक क्या बताया, मातृभाषा का प्रादेशिक भाषा, कक्षा 5 से 7 तक 2 भाषाएं तथा कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में कार्यानुभव व समाज सेवा को स्थान दिया जाना चाहिए तथा छात्रों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या क्या बताया गया, कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा जो वहाँ की भाषा हो, कक्षा 5 से 7 तक 2 भाषाएं बताई गई और कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में कार्यानुभव व समाज सेवा इन दोनों को स्थान देना चाहिए ताकि बच्चे समाज के बारे में अच्छी तरीके से जान सकें तथा छात्रों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। हम आगे देखते हैं, शिक्षण विधियाँ, निर्देशन व मूल्यांकन। आयोग ने विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए सुझाव दिए, जैसे शिक्षण विधियों में लचीलापन होना चाहिए, प्रधानाचार्यों को लचीलापन होना चाहिए, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षा के अधिकारियों को शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा नवीन शिक्षण विधियों का प्रसार करने के लिए प्रदर्शनों, वर्कशॉपों, परीक्षणों, सेमिनारों एवं अभिनव पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को NCERT के द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। क्या क्या बताया, नवीन शिक्षण विधियों के प्रचार प्रसार के लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रदर्शनी लगाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी, वर्कशॉप, परीक्षण, सेमिनार, है ना, अभिनव पाठ्यक्रमों आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। वर्कशॉप में बताया जाता है कैसे क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के माध्यम से हमें पता चलता है कि शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार की है और हमें कितना उत्तरोत्तर इसमें विकास करके परिवर्तन करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, मूल्यांकन शिक्षा का अभिन्न अंग है और इसका शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। अतः मूल्यांकन की विधियाँ वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और व्यवहारिक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमने किन उद्देश्यों की जो हमने निर्धारित किए थे उद्देश्य, उन उद्देश्यों को हमने प्राप्त किया है या नहीं प्राप्त कर पाए हैं, और अगर नहीं कर पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए, इनके लिए हमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। अतः मूल्यांकन की विधियाँ वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और व्यवहारिक होनी चाहिए। मूल्यांकन की विधियाँ कैसी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं व्यवहारिक होनी चाहिए। तो आज की कक्षा हम लोगों की यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।